नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं प्रीवियस ईयर का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हो 2023 का। और 2023 का एग्ज़ाम पेपर आपको फाइनल एग्ज़ाम 2025 में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप क्वेश्चन बैंक को उठा करके देखोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए 2023 में पूछा गया सवाल इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और ये सवाल यहाँ से बहुत सारा सवाल एग्ज़ाम पेपर 2025 में हुबहू उठ के आएगा। क्वेश्चन जो है बहुत सारा भिड़ेगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जैसे ही ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी होता है JCERT की तरफ से, तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से भी जो है वीडियो दे दिया जाएगा। बस आप लोग चैनल में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जाम पेपर में आपको इस बार 30 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा और 2023 में 40 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। इस बार 30 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 30 प्रश्न रहेगा और 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। कुल मिलाकर जो है 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 40 VVI ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए, पहला जो सवाल एग्जाम पेपर 2023 में पूछा गया था कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। उदारवाद या साम्यवाद या राष्ट्रवाद या निरंकुशवाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है, ठीक है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जब स्वयं को एक सामान्य संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? याद रखना, फ्रांस में प्रथम विद्रोह जो है ना जुलाई 1830 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को ध्यान दीजिएगा कि 1840 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, तो उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। ये सभी जो है सही है, यानी कि उसने फ्रांस में सुधार के लिए सभी कदम उठाया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट हमारा सवाल है प्रश्न संख्या 4 कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो खेड़ा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? नेक्स्ट हमारा सवाल है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया? नई शिक्षा नीति लागू करने, लगान संबंधित नए कानून बनाने, या फिर संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, या फिर व्यापार संबंधित कानून बनाने। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने जो है साइमन कमीशन भारत आया था। और ये भारत कब आया था? ये भारत आया था 1928 में। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, 1928 में। और भारत में जो है विरोध भी किया गया था, ठीक है। तो 1928 आपका यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 6 देख सकते हो कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? चावल, आलू, मक्का या फिर मूंगफली। तो सही उत्तर कौन सा होगा? आलू हो जाएगा, ठीक है। आलू एग्जाम में ऐसा भी डायरेक्ट पूछता है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो याद रखना आयरलैंड। कहाँ हुआ था? आयरलैंड के अंदर, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आलू। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल
2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी, और दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था। तो उनमें कौन कौन से देश थे? तो उनमें थे आपका ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना 1914 में। ठीक है, 1914 में प्रारंभ हुआ था, जो 1918 तक चला था। ठीक है, 1918 तक चला था, याद रखना। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से बहुत सारा सवाल आपको एग्जाम पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल के साथ जुड़े रहना। साथ ही साथ टेलीग्राम में जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 1919 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी? उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार, इनमें सभी। तो 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन में गिरावट आई थी, रोजगार में भी और आय व्यापार में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, कपास की फसल नष्ट हो गई, स्थानीय बाजार सिकुड़ गए, या फिर निर्यात बाजार गिर गया? तो इनमें से सही उत्तर, यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? ऑप्शन में है धातु और चीनी, कपास और चीनी, कपास और धातु, ऑप्शन डी में है कपास और पेट्रोलियम। तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? यहाँ पर 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? कपास और धातु थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो ये चीन के अंदर। ठीक है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले विकसित हुई थी चीन में। मुद्रण की सबसे पहले तकनीक जो है चीन के अंदर हुई थी, चीन में, कोरिया में और जापान में। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन में चीन है, तो चीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, चीन, कोरिया और जापान में हुई थी। निम्न जातीय आंदोलनों को मराठी प्रणेता कौन थे? निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? कौन लिखा है? ज्योतिबा फुले। यहाँ पर सही उत्तर होगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये हमारा हिस्ट्री खत्म हो गया। अब जियोग्राफी के सवाल को देखेंगे। समयता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या है? उनके नाम है, तो देखिए, समयता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संशोधन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और एग्जाम ये भी पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितना प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है? भूमंडलीय तापन, ओजोन परत, अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार की वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वनों और वन्य जीवन संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जैसे कि जल, वायु, मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है। तो ये सभी जो है आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 16 का कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो याद रखना, आरक्षित वन। ठीक है, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? आरक्षित वन को। ठीक है, आरक्षित वन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 का है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं?
तो देखिए घरेलू और औद्योगिक अवशिष्टों के मिलने से जो है जल को खतरा हो रहा है। रसायनों के अधिक प्रयोग से जल को जो है जल प्रदूषित हो रही है। कीटनाशक और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से भी जल जो है प्रदूषित हो रही है। ठीक है, जो मानव के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सभी। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं, तो ये सभी जो कारण है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल कि मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है। तो देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको देगा ही देगा, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल से जो है एक क्वेश्चन पूछता है हर साल। तो यहाँ पर मानसून के आगमन के समय जो फसल बोई जाती है उसे हम कहते हैं खरीफ फसल, जो कि बरसात के मौसम में यानी कि मानसून के आगमन के समय जो है बोई जाती है। और इसकी कटाई का अगर बात करें तो इसकी कटाई जो है ना सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में की जाती है। जैसे कि धान हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, ये सब। और एग्जाम में रबी फसल से भी क्वेश्चन पूछता है। रबी फसल याद रखना शीत ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, और इसकी कटाई जो है ना अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कटाई की जाती है। और इसके उदाहरण का अगर बात करें तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, सरसों, मटर। याद रखना खरीफ फसल मानसून के आगमन के समय बोई जाती है और रबी फसल जो है शीत ऋतु में बोई जाती है। दोनों को याद रखना एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो ये राजस्थान के अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है। जलाक्रांतता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो लौह अयस्कों को याद रखना, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में जो है लौह अयस्कों को महत्वपूर्ण माना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, यूरेनियम और थोरियम हो जाएगा। यूरेनियम और थोरियम यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। तो देखिए वायु प्रदूषण होने पर मानव पर जो है मानव के स्वास्थ्य पर जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दुष्प्रभाव डालता है पशुओं पर भी और पौधों पर भी, इन सभी पर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, इनमें सभी। एग्जाम पेपर में ध्यान दीजिएगा, इनमें सभी रहेगा तो अधिकतर क्वेश्चन के सवाल में अगर इनमें सभी रहता है तो वही जो है आंसर आपका हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाता है। इनमें सभी जहाँ पर लिखा रहता है अधिकतर हो जाता है सही। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि बेल्जियम के, ये आपका आ गया नागरिक शास्त्र से, कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। ऑप्शन में है फ्रेंच, डच, जर्मन, सिंहली। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, फ्रेंच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया था। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई और बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। तो ये सभी सही है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। 25 का सभी सही उत्तर होगा। 26 का देख लेते हैं। निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है। संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या फिर प्रधानमंत्री। तो सही उत्तर संसद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर न्यायपालिका हो जाएगा, संसद नहीं होगा, न्यायपालिका होगा। कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है। तो यहाँ पर न्यायपालिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। पोखरण, जहां भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वह भारत के किस राज्य में स्थित है। पोखरण, जहां भारत ने 1998
में अपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है जन्म पर, ठीक है, याद रखना। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है जन्म पर। नेक्स्ट सवाल है कि सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो सांप्रदायिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। 30 का सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये केरल के अंदर, ठीक है। केरल में स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, केरल। नेक्स्ट सवाल है कि किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय को जो है ना औसत आय भी कहा जाता है। औसत प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? तो कुल राष्ट्रीय आय को, जो देश का कुल राष्ट्रीय आय है, कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय जो है प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर जो है ये विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। 23 का देख लीजिए, 33 का, कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्रक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ से एक सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक से एक क्वेश्चन एग्जाम पेपर में हमेशा पूछता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्रक, तो यहाँ पर तृतीयक क्षेत्रक हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है। देखिए, तृतीयक क्षेत्रक का संबंध वस्तुओं के उत्पादन से नहीं होता, वरन सेवाओं के निर्माण से होता है, ठीक है। तो तृतीयक क्षेत्रक को हम लोग सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक। और प्राथमिक क्षेत्रक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि खनन हो गया, लकड़ी काटना हो गया, मत्स्य पालन, ठीक है, ये सब हो जाएगा। कृषि कार्य करना, ठीक है, ये होता है आपका प्राथमिक क्षेत्रक। और द्वितीयक क्षेत्रक में जो जैसे कि आपका चीनी हो गया, कागज बनाना, कपड़ा तैयार करना, ये सब जो है द्वितीयक क्षेत्रक के उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 34 का, कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? मुद्रा, विदेश मुद्रा, या फिर निर्यात, या फिर विकास? तो सही उत्तर कौन सा होगा यहाँ पर? मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 मुद्रा। 35 का, कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नज़दीक हो, जहां बाजार नज़दीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो और उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो। तो ये सभी हो जाएगा, इनमें सभी। विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? बैंक, विदेशी व्यापार, उद्योग, या फिर कृषि? यहाँ पर क्या पूछा है आपको? विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा विदेशी व्यापार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? अत्यधिक खाद्य की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी, खाद्य पदार्थ और खाद्य तेलों में मिलावट, इनमें सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। 38 का देखिए, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया जाता है? शक्तिशाली, प्रभावी, शक्तिशाली और अप्रभावी, संवैधानिक और अप्रभावी, स्वतंत्र और अप्रभावी? तो यहाँ पर शक्तिशाली और प्रभावी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 39 का है कि अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल है, ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव सवाल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था सोशल साइंस पेपर के लिए 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।